डीएनए मित्रों, अब हम अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 पर युद्ध विराम का ऐलान हुआ। 39 दिन तक चले इस युद्ध में किसने क्या खोया, सीज फायर के बाद कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ युद्ध छिड़ गया और सीज फायर के लिए ट्रंप ने मुनीर को अपना सरपंच क्यों चुना, इन सभी सवालों को आज हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको युद्ध विराम की घोषणा के बाद दुनिया में क्या क्या हुआ, इससे जुड़े 10 बड़े अपडेट देखने चाहिए। मित्रों, सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले नहीं थमे। ईरान ने आज फिर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस दौरान खाड़ी के देशों पर लगभग 100 ड्रोन और 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। कुवैत के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट को निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे। कुवैत ने दावा किया कि ईरान के 28 ड्रोन को बीच में ही रोक दिया गया। कुवैत ने इन हमलों को विश्वासघात बताते हुए उनका मुकाबला करने का भरोसा दिया है। यानी ट्रंप खुद युद्ध से अलग हो गए और मिडिल ईस्ट को मरने के लिए छोड़ गए। ईरान ने आज सऊदी अरब की अहम ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब इस पाइपलाइन के जरिए लाल सागर तक कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा था। फिर वहां से कच्चे तेल का निर्यात किया जाता था। सऊदी अरब हमले से हुए नुकसान का अभी भी आकलन कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने इस हमले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इससे सऊदी अरब का नाराज होना तय है, क्योंकि पाइपलाइन को नुकसान होने से उसका वैकल्पिक तेल रूट भी ठप हो जाएगा। ईरान ने खाड़ी देशों पर अपने हमलों को सही बताया है। ईरान ने कहा है कि उसने ये हमले लावन आइलैंड में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक के जवाब में किए। ईरान के लावन आइलैंड में स्थित एक तेल रिफाइनरी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। ईरान का लावन द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण द्वीप है। यह कच्चे तेल के प्रमुख निर्यात टर्मिनल में से एक है। अभी तक किसी भी देश ने लावन में हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये अटैक युद्ध विराम पर सवाल उठाते हैं। इन हमलों के बारे में आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले भी जारी हैं। इजराइल ने आज लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों पर हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक 10 मिनट के भीतर बेरूत के पास 100 से ज्यादा कमांड सेंटर नष्ट कर दिए गए। युद्ध की शुरुआत के बाद इसे सबसे भीषण हमला बताया गया है। वहीं दक्षिणी लेबनान के टायर में इजराइल के हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद साफ किया था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम के तहत इजराइल पर हमले फिलहाल रोक दिए। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई से ईरान इतना नाराज है कि अब उसने युद्ध विराम से बाहर निकलने की धमकी दे दी है। युद्ध विराम के लिए ट्रंप भले ही तैयार हो गए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ उनका कड़ा रुख बना हुआ है। अब ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें कोई छूट या रियायत नहीं मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले का मतलब है कि युद्ध विराम के बाद भी ईरान को लेकर उनका रवैया कठोर बना हुआ है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के नेता सीजफायर के लिए भीख मांग रहे थे। हेग्सेथ के मुताबिक ईरान के पास युद्ध विराम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने यह भी कहा कि अब किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन ने कहा कि युद्ध विराम का मतलब है कुछ समय के लिए रुकना। उन्होंने कहा कि अगर आदेश मिलता है या जरूरत पड़ती है तो ज्वाइंट फोर्स फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन बयानों से पता चलता है कि युद्ध विराम की मजबूरी के बाद भी अमेरिका के बड़ बोले बयान थमे नहीं हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद पूरे ईरान में जश्न मनाया गया। लोगों ने हाथों में ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर खुशी मनाई। ईरान की जनता ने एक दूसरे को बधाई दी और युद्ध विराम को ईरान की जीत बताया। राजधानी तेहरान में जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और दोनों देशों के झंडे भी जलाए। ओमान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का विरोध किया है। ओमान के परिवहन मंत्री के मुताबिक हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी तरीके का टोल नहीं लगाया जा सकता। यहां से सभी देशों के जहाजों को बिना रुकावट और बिना टोल के जाने का अधिकार है। ईरान की तरफ से शांति का जो प्रस्ताव दिया गया उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान और ओमान दोनों देशों को टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब ओमान ने ही इसका विरोध कर दिया है। इससे ईरान पर दबाव बनेगा कि वो भी ओमान की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से किसी भी तरीके का टोल नहीं लिया जा सकता। युद्ध विराम होते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर खाड़ी देशों के दौरे पर जा रहे हैं।
स्टारमर बुधवार को खाड़ी देशों के अपने दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वो हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से खोलने को लेकर वहां के नेताओं से बातचीत भी करेंगे। स्टारमर ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुलना चाहिए। ब्रिटिश पीएम युद्ध के दौरान भी हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने को लेकर सक्रिय थे। युद्ध विराम के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड के दाम में 15% से ज्यादा गिरावट हुई और यह $94 के नीचे आ गया। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत में 60% से ज्यादा तक की बढ़ोतरी हुई थी। युद्ध विराम के कारण भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। आज के कारोबार में सोने चांदी के दाम में भी उछाल आया। बाजार पर युद्ध विराम के असर का संपूर्ण विश्लेषण हम थोड़ी देर में आपके लिए करने वाले हैं। प्यारे मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का आधा अधूरा युद्ध विराम हो चुका है। हम इस युद्ध विराम को अधूरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीज फायर के बाद भी हमले रुके नहीं। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन अटैक अभी भी जारी है। युद्ध विराम पर सहमति के बाद खुलासा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 2 घंटे पहले सीज फायर को कबूला था। इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान के इस्लामिक शासन की सभ्यता मिटाने का दम भरने वाले ट्रंप अचानक शांति और युद्ध विराम की दिशा में क्यों मुड़ गए। 2 घंटे पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि 39 दिनों तक युद्ध लड़ने वाले ट्रंप ने अस्थायी शांति समझौते को स्वीकार कर लिया। इन्हीं सवालों की वजह से आज ट्रंप अपने ही घर यानी अमेरिका में घिर गए हैं। ट्रंप से जुड़े इस संकट काल को समझने के लिए आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिका के 70 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की है। इन सांसदों का कहना है कि ट्रंप ने युद्ध शुरू करने से पहले कांग्रेस की अनुमति नहीं ली थी, जो नियमों का उल्लंघन करने वाला कदम है। ट्रंप विरोधी खेमे का यह भी कहना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में उतारकर ट्रंप ने अमेरिका का आर्थिक और सैन्य नुकसान किया है। इसी वजह से अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के आधार पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके। मित्रों, किस तरह अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन ट्रंप के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप विरोधी खेमे की वो दलील सुननी चाहिए जिसके आधार पर महाभियोग की मांग की जा रही है। मुझे ईरान के इतिहास और वहाँ के इस्लामिक शासन के तौर तरीकों के बारे में पता है। इसी वजह से मैं ये समझती हूँ कि ट्रंप का युद्ध वाला कदम गलत था। हमारी फौज ने ईरान के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के लोगों ने इस युद्ध की कीमत चुकाई है। दरअसल लोगों को सताकर ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक शासन को ही मजबूत किया है। मित्रों, ट्रंप के खिलाफ लामबंदी का सिलसिला सिर्फ अमेरिकी सियासत तक सीमित नहीं है। जब रात के वक्त ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, उसके ठीक बाद ट्रंप के आवास यानी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। ये प्रदर्शनकारी ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। युद्ध और फिर युद्ध विराम की वजह से ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता का गुस्सा कितना बढ़ गया है, ये समझने के लिए आपको अमेरिका में किया गया एक हालिया सर्वे ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 41% अमेरिकी ईरान से युद्ध करने का समर्थन कर रहे थे, सिर्फ 41%, जबकि बहुमत यानी 59% अमेरिकी ईरान से युद्ध नहीं चाहते थे। यह सर्वे बताता है कि ट्रंप ने अमेरिकी जनता के विरुद्ध जाकर इस युद्ध को शुरू किया। इसी का नतीजा है कि आज ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की जा रही है। ट्रंप को हटाने के लिए जिस 25वें संशोधन का जिक्र किया जा रहा है, अब हम आपको उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। 25वें संशोधन का आर्टिकल 3 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि वो अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पा रहा, तो वो खुद पद छोड़ने के लिए कह सकता है। अगर राष्ट्रपति पद ना छोड़ना चाहे तो आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट अमेरिकी सदन को राष्ट्रपति को हटाने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं। इस कदम के बाद दोनों सदनों में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 सांसदों की मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रपति को हटाकर उपराष्ट्रपति को पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि एक सच यह भी है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है। ऐसे में अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को हटाना लगभग असंभव है। लेकिन मित्रों, एक सच यह भी है कि ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि ट्रंप के अचानक लिए गए फैसलों से अमेरिका को बड़ा नुकसान भी हुआ। 7 मार्च को ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे और 8 मार्च की तड़के सुबह वो युद्ध विराम पर राजी हो जाते हैं। ऐसे कदम के बाद आखिर कौन अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों पर भरोसा करेगा? ट्रंप ईरान के इस्लामिक शासन की सभ्यता तो खत्म नहीं कर पाए, उल्टा उन्होंने अपने पद की गरिमा और कूटनीति की सभ्यता को खत्म कर दिया। मित्रों, एक राष्ट्राध्यक्ष और एक तानाशाह दोनों ही किसी देश पर शासन चलाते हैं।
फर्क इतना होता है कि राष्ट्राध्यक्ष सर्वसम्मति के साथ देश की भलाई में फैसला लेता है और तानाशाह के फैसले उसकी जिद या सनक से पैदा होते हैं। ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन ईरान युद्ध में उनका बर्ताव एक तानाशाह जैसा रहा। ट्रंप की युद्ध वाली जिद ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया, यह भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस युद्ध में ईरान के पलटवार की वजह से 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 550 से ज्यादा घायल हैं। युद्ध में अमेरिकी सेना के जो विमान और रडार तबाह हुए, उनकी कुल लागत 26,819 करोड़ रुपए है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 39 दिनों के युद्ध ने उसे 3,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ना तो ईरान में इस्लामिक शासन को बदल पाए, ना ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करा पाए, उल्टा अमेरिका का हर तरह से नुकसान करा दिया। उन्होंने अमेरिका की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। मित्रों, पहले ट्रंप युद्ध में उतरे और फिर अचानक ईरान और उसकी सभ्यता को मिटाने की धमकी देते देते सीज फायर कर बैठे। इससे ट्रंप और अमेरिका की जग हंसाई हो रही है। ऐसे ही शासकों के लिए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, जो शासक शास्त्र और ज्ञान को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जी से गलत फैसले लेता है, वो बहुत जल्द अपने राज्य और स्वयं का विनाश कर बैठता है। मित्रों, राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप का चुनावी नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ईरान के युद्ध में उतरकर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बना पाए, लेकिन अपने गलत फैसलों और नीतियों की वजह से अमेरिका की सैन्य और आर्थिक प्रतिष्ठा को गर्त में जरूर धकेल दिया। इतना नुकसान करने के बाद भी ट्रंप अपनी वाहवाही में नहीं चूक रहे। अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। अब हम आपको यही पोस्ट दिखाने जा रहे हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, हम ईरान के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्द शासन में बदलाव किया जाए। इतना ही नहीं, हम ईरान की यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को भी कम कर देंगे। 15 सूत्रीय समझौते के सभी पक्षों पर ईरान और हमारी सहमति तकरीबन बन चुकी है। यहां आपको जानना चाहिए कि ट्रंप ने जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था, ईरान ने उसे ठुकराकर 10 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर युद्ध विराम किया है। और तो और, ईरान ने इन 10 बिंदुओं में यह भी बता दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। ट्रंप की ये पोस्ट साफ साफ बताती है कि उनका मकसद लोगों को भ्रमित करना है, अपनी कमजोरियों से ध्यान बटाना है। लेकिन जो माहौल अमेरिका में बना हुआ है, वो यही बताता है कि ट्रंप जो चाहे कर लें, लेकिन ईरान के युद्ध में उतरने का फैसला अब उनके लिए गले की फांस बन गया है। आपको यह भी समझना चाहिए, जो ट्रंप दुनिया का सरपंच बने घूमते थे, उन्हें सीज फायर के लिए या कहे ईरान वॉर से बाहर निकलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को सरपंच क्यों बनाना पड़ा। सोचिए, ट्रंप ने एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अपना सरपंच बनाया जो पोस्ट भी दूसरे के भेजे हुए टेक्स्ट को करता है, जिसकी बात खुद पाकिस्तान की आवाम नहीं सुनती है, उस देश के आर्मी चीफ को जो खुद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो मुनीर जो भारत तो क्या अफगानिस्तान तक से भी मार खाता है। 11 महीने पहले जो मुनीर खुद फोन करके ट्रंप से गुहार लगा रहा था कि भारत से बचा लो, उसी मुनीर को ट्रंप ने अपना सरपंच बना दिया। मित्रों, ये सिर्फ ट्रंप की कमजोर कूटनीतिक सोच और कमजोर हो चुके झुके हुए सैन्य कंधों का प्रमाण है। ये उस अमेरिका पर प्रश्न चिन्ह है जो खुद को सुपर पावर बताता है। इसीलिए आज हम ट्रंप की इस कमजोरी का विश्लेषण करेंगे, जिसने शहबाज और मुनीर को ट्रंप के लिए जरूरी बना दिया। प्रसिद्ध चीनी रणनीतिकार सन त्सू ने कहा है कि कमजोर नेतृत्व सबसे मजबूत रणनीति को भी बर्बाद कर सकता है। ईरान वॉर में ट्रंप यही कर रहे हैं। सैन्य रणनीति फेल होने के बाद अब शांति के लिए ट्रंप ने मुनीर को सरपंच बनाया। जी हां, फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर को 48 घंटे बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच औपचारिक बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। इस बातचीत में सेंटर चेयर पर आसिम मुनीर होगा। सोचिए आप, एक तरफ अमेरिका के प्रतिनिधि होंगे, दूसरी तरफ ईरान के प्रतिनिधि होंगे। सोचिए, ट्रंप इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने सरपंच भी उस मुनीर को बनाया जिसे बलोच पीट रहे हैं, जिसके सैनिकों को तहरीके तालिबान के आतंकी मार रहे हैं और जिसे अफगानिस्तान लगातार धूल चटा रहा है। मित्रों, पाकिस्तान की आवाम मुनीर और शहबाज की बात नहीं सुनती, भला ईरान उस मुनीर की बात सुनेगा? मतलब कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस पर भरोसा कर सकता है कि जो शहबाज शरीफ सीज फायर का एक पोस्ट भी अपने शब्दों में नहीं लिख पाते, क्या वो ईरान और अमेरिका में समझौता करा सकते हैं? बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। ध्यान से सुनिए। इस वक्त स्क्रीन पर बाईं तरफ आप पाकिस्तान के पीएम और ट्रंप के नए सरपंच शहबाज शरीफ की एक पोस्ट देख रहे हैं। 8 अप्रैल को सुबह 12:46 पर यह पोस्ट लिखी गई।
इस पोस्ट में सबसे पहली लाइन है ड्राफ्ट। ध्यान से देखिएगा, ड्राफ्ट। पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो पोस्ट करेंगे ये उसका ड्राफ्ट है। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के नेताओं को टैग किया। अब शहबाज शरीफ की दूसरी पोस्ट देखिए, इसे 1 मिनट बाद यानी 12:47 पर शेयर किया गया। इसमें सबसे पहली लाइन गायब है और देखिए जहां टाइम लिखा है उससे पहले एक शब्द लिखा है लास्ट एडिटेड। ट्रंप के नए सरपंच शहबाज की दोनों पोस्ट को एक बार फिर से हम बिग वॉल पर देख लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है टाइम 12:46। ऊपर ड्राफ्ट लिखा है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। इसके बाद इसको एडिट किया जाता है। एडिट कब होता है? 12:47 पर, 1 मिनट बाद में। और उसके बाद में ये जो ऊपर वाली लाइन है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, इसको हटा दिया जाता है और नीचे जब आप देखेंगे तो लास्ट एडिटेड लिखा हुआ है, यानी इस मैसेज को एडिट किया गया। अब क्यों किया गया, जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के उसके नेताओं की हालत क्या है। मित्रों, शहबाज की दूसरी पोस्ट से साफ है कि उन्होंने पोस्ट खुद नहीं लिखा था। अगर यह मैसेज शहबाज की अपनी टीम ने लिखा होता तो वो अपने प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इससे साफ लगता है कि ट्रंप ने मैसेज का जो ड्राफ्ट भेजा था वही शहबाज शरीफ ने पोस्ट कर दिया। अब सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं लिख सकता, क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर करा सकता है? मित्रों, मशहूर योद्धा और सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा है, मुझे शेरों की फौज से डर नहीं जो भेड़ के नेतृत्व में हो, मुझे भेड़ों की फौज से डर है जो शेर के नेतृत्व में हो। सरल शब्दों में कहें तो कमजोर नेता मजबूत टीम को भी कमजोर बना देता है। विडंबना देखिए, ट्रंप ने उस मुनीर को सरपंच बनाया जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के डर से खुद बंकर में छिप गया था, जो आजकल अफगानिस्तान की सेना से लगातार पिट रहा है। सोचिए, क्या इतना कमजोर मुनीर ईरान से शांति वार्ता करा सकता है? फिर ट्रंप ने मुनीर को सरपंच क्यों बनाया? यह कमजोर ट्रंप की चालाकी तो हो सकती है, लेकिन ओमान और कतर की नाकामी के बाद ट्रंप को मुनीर जैसी कठपुतली की ही तलाश थी। कमजोर मुनीर सीजफायर वाली वार्ता में पूरी तरह ट्रंप के इशारे पर काम करेगा। अगर बातचीत कामयाब रही तो ट्रंप कहेंगे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके मैंने डील कराई। डील नहीं हुई तो ट्रंप इसका दोष मुनीर शहबाज को देंगे और कहेंगे ये लोग डील नहीं करा पाए। जो भी हो, मध्यस्थता पर ट्रंप की पसंद से साफ है कि वो कितने कमजोर हैं। मित्रों, ये वही ट्रंप है जो अब तक 8 देशों में सीजफायर का दावा करते हैं। ये वही मुनीर है जिसने अफगानिस्तान से पिटने के बाद सीजफायर कराने के लिए कभी कतर, कभी सऊदी अरब, कभी तुर्की और कभी चीन का दरवाजा खटखटाया था। उसी मुनीर को ट्रंप ने शांति वार्ता कराने के लिए अपना सरपंच बनाया है। मुनीर की मध्यस्थता पर और क्या कहें, सिर्फ इतना कह सकते हैं, हमारा चुनाव हमारी समझ, हमारे व्यक्तित्व और हमारी ताकत का प्रमाण होता है। और ट्रंप ने जो चुनाव किया है उससे तो यही प्रमाण मिलता है कि वो इस वक्त बहुत कमजोर है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग ने कहा है कि एक कायर नेता सबसे खतरनाक इंसान होता है। ट्रंप और मुनीर दोनों पर स्टीफन किंग की बात 100% लागू होती है। सुपर पावर अमेरिका के कमजोर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से कमजोर मुनीर को सरपंच बनाया। डिप्लोमेसी के जानकार इस पर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन भारत में बैठा पाकिस्तान प्रेमी क्लब ये बहुत खुश है। सोशल मीडिया पर जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर किसी ने पाकिस्तान की तारीफ की तो किसी ने भारत सरकार को ही घेर लिया। इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 28 लाइन की 309 शब्दों की पोस्ट लिखी। इस पोस्ट का सार यही था कि पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ गया, मतलब पाकिस्तान की तारीफ। इस लिस्ट में दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये रोल जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो एक फेल्ड स्टेट है, ये रोल हमको अदा करना चाहिए था। ठीक है, सीज फायर हुआ, अब मासूम लोगों की मौतें कम होंगी, मगर अभी भी वक्त है। हम बीजेपी सरकार से कहेंगे कि लेबनान में जंगबंदी कराइए आप। सुना आपने, ओवैसी साहब को गम है कि भारत ने सीज फायर क्यों नहीं कराया। ओवैसी साहब समझिए, ये हमारा झगड़ा नहीं है। सरकार देश हित को ध्यान में रखकर विदेश नीति तय करती है। भारत का हित इसी में है कि वो इस झगड़े से दूर रहे। हमारी इसी नीति के कारण जंग के दौरान भी हॉर्मुज से तेल और गैस से भरे भारतीय जहाज आ रहे थे। ये कूटनीति से जुड़ा गंभीर विषय है, इस पर हम अब और आगे कुछ नहीं करेंगे।
हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि ट्रंप ने मुनीर को सरपंच बनाया तो पाकिस्तान प्रेमी क्लब खुशी से रात भर सोया नहीं। इन्होंने 10 अप्रैल का कैलेंडर अभी से ब्लॉक कर लिया है। उस दिन पाकिस्तान प्रेमी क्लब कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ ये देखेगा कि मुनीर कैसे अमेरिका और ईरान में वार्ता कराता है। सोचिए, जिस मुनीर पर पाकिस्तान के लोगों को भरोसा नहीं, उस पर हमारे देश के पाकिस्तान प्रेमी गैंग को कितना भरोसा है। आप चाहें तो इसे मानसिक विकार भी कह सकते हैं। मित्रों, आज दिन में जब हम अपनी टीम के साथ सीजफायर पर चर्चा कर रहे थे तो मेरे मन में यही सवाल आया कि अमेरिका और ईरान ने तो सीजफायर को मान लिया, लेकिन क्या इजराइल 2 हफ्ते तक चुपचाप बैठा रहेगा? क्या यह सीजफायर 2 हफ्ते तक टिक पाएगा? और देखिए, आज ही सीजफायर टूट भी गया। सीजफायर का ऐलान करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान समेत लेबनान में भी सीजफायर के लिए सहमति जताई है। लेकिन सीजफायर ऐलान के चंद घंटे बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से एक और पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया 2 हफ्तों के संघर्ष विराम में लेबनान शामिल नहीं है। इजराइल ने यह पोस्ट सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि लेबनान में 100 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक भी कर दी। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया कि 10 मिनट के अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। लेबनान में इजरायली हमलों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बेरूत से लेकर बेक्का और सैदा में जबरदस्त तबाही मची। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इजरायली हमलों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मित्रों, लेबनान में इजरायली स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इजरायली एक्शन पर ईरान ने रिएक्शन की धमकी दे दी। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि अगर अगले चंद घंटों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुके तो तेल अवीव में मिसाइल हमले शुरू हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान ने जिस सीजफायर का ऐलान किया है वो चंद घंटों में ही टूट गया, क्योंकि आज सिर्फ लेबनान पर हमले नहीं हुए बल्कि ईरान पर भी सीधा हमला हुआ। आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लवान में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को दहला दिया। आज सुबह खाड़ी के अरब देशों पर 94 ड्रोन और 23 मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक किए। ईरान ने कुवैत के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। 28 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट पर टकराए। कुवैत में तेल के बुनियादी ढांचों, बिजली संयंत्र और डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने यूएई के हबशान गैस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। यूएई ने 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन मिसाइल के टुकड़ों के गिरने से गैस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। ईरान ने बहरीन पर भी 6 मिसाइल और 31 ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचाया। मित्रों, मिडिल ईस्ट में यह वार पलटवार जारी है, यानी शहबाज और मुनीर का करवाया गया सीजफायर तो टूट गया। एक तरफ ईरान मिडिल ईस्ट में बारूदी बारिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान को दहला रहा है। इस सीजफायर का टूटना इसलिए भी तय था क्योंकि इसमें इजराइल शामिल था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे डीएनए की शोधशाला से मिले आंकड़ों के जरिए अब समझिए। मित्रों, इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी, यानी इजराइल को वजूद में आए 28,453 दिन हो चुके हैं। लेकिन ज्यादातर वक्त इजराइल किसी न किसी संघर्ष में शामिल रहा। अगर सीमा संघर्ष, इंतेफादा, सैन्य अभियान और लंबे युद्ध को जोड़ा जाए तो ईरान 12,000 दिनों तक युद्ध में ही रहा। यानी वजूद में आने के बाद 42% समय इजराइल ने युद्ध में लड़ा, और ऐसे में इजराइल इस युद्ध विराम को मान ले, इसके आसार कम ही है। मित्रों, इस सीजफायर का टूटना तय था और भारत सरकार को इसका अंदाजा पहले से था। लिहाजा भारत ने बुधवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की और उन्हें जल्द से जल्द निकलने की हिदायत दी। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीयों से उनके द्वारा सुझाए गए मार्गों का इस्तेमाल करके देश छोड़ने का अनुरोध किया। यहां आपको जानना चाहिए कि भारतीय दूतावास की एडवाइजरी युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आ गई थी। दरअसल भारत के इस कदम की वजह है इस युद्ध विराम में शामिल किरदार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किस वक्त क्या कर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरा किरदार है पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से युद्ध के दौरान खुद कतर और सऊदी अरब के सामने युद्ध विराम के हाथ फैलाए खड़े नजर आया था। जिस देश के पास रोटी तक के लाले हैं, युद्ध विराम में उसकी क्रेडिबिलिटी पर भारत को भरोसा नहीं है। तीसरा किरदार ईरान है, जो युद्ध में इतना नुकसान सह चुका है कि उसके पास युद्ध विराम को बनाए रखने की कोई वजह नहीं बची है। यही वो किरदार या कारण है जिनकी वजह से भारत को इस युद्ध विराम पर भरोसा नहीं हुआ। अब आप समझिए इस युद्ध में किसने क्या खोया। ये एक ऐसा युद्ध है मित्रों जिसमें सबने खोया, किसी ने कुछ पाया नहीं।
अमेरिका ने क्या खोया ये हम आपको बता चुके हैं, अब समझिए बाकी देशों ने क्या क्या खोया। मित्रों, इस युद्ध में बिना हथियार उठाए अगर किसी ने नुकसान सहा है तो वो है मिडिल ईस्ट के देश। इन देशों को अमेरिका से मित्रता की सजा मिली। सऊदी अरब से लेकर कुवैत जैसे देशों को इस युद्ध ने कितना बर्बाद किया, अब हम आपको इससे जुड़े आंकड़े बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ओमान और कुवैत पर हुए ईरानी हमलों में तकरीबन 40 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इन सभी देशों में तेल का उत्पादन और सप्लाई करने वाले 14 बड़े कारखाने तबाह हो चुके हैं। अगर कुल आर्थिक नुकसान की बात करें तो इन 7 देशों को 39 दिनों के युद्ध में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये राशि इंडोनेशिया जैसे देश के कुल बजट जितनी है, यानी एक साल में इंडोनेशिया जितना कमाता है उतना 39 दिनों के युद्ध में स्वाहा हो चुका है। अनुमान के मुताबिक इन 7 देशों का तेल उत्पादन अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचने के लिए 5 साल तक का समय लग सकता है। मित्रों, जिस ईरान ने अरब देशों को नुकसान पहुंचाया है वो भी युद्ध की बारूदी लपटों से बच नहीं पाया। ईरान के हालात देखकर तो जानकार ये तक कह रहे हैं कि ईरान की नागरिक सुविधाओं को दोबारा खड़ा करने में सालों का वक्त लग जाएगा। इस युद्ध ने ईरान से क्या कुछ छीन लिया, ये भी आपको बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, हुक्मरानों की जिद से शुरू हुए इस युद्ध ने ईरान की जनता को दहला कर रख दिया। युद्ध विराम से पहले तक ईरान में जंग के दौरान तकरीबन 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रेड क्रॉस के आंकड़ों के मुताबिक 27,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। बम के धमाकों और मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए 32 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया है। ईरान में खाने के सामान पर महंगाई 70% से ज्यादा हो गई है। ईरान की करेंसी रियाल 60% नीचे आ गई है। ईरान की सरकार का अनुमान है कि उनकी जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था को 10% का सीधा नुकसान हो चुका है। अगर युद्ध पूरी तरह खत्म भी हो जाए, ईरान को दुनिया भर से मदद भी मिल जाए, तब भी इस नुकसान की भरपाई जल्द नहीं हो पाएगी। यानी 39 दिनों के युद्ध ने ईरान की अर्थव्यवस्था को सालों पीछे धकेल दिया। मित्रों, जंग के इन्हीं नतीजों को देखकर मशहूर शायर साहिल लुधियानवी का एक कलाम याद आ जाता है। मित्रों, साहिल साहब ने कहा था, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और कमी कल देगी। यही है जंग की हकीकत। जंग और जंगल की आग में कोई फर्क नहीं होता। जंगल की आग जब फैलती है ये नहीं देखती सामने क्या है। इसी तरह जंग का दायरा जब बढ़ता है तो ये नहीं देखा जाता कि मरने वाला सिपाही था या कोई आम आदमी। मित्रों, इस युद्ध का तीसरा पक्ष है इजराइल। वही इजराइल जिसने युद्ध विराम के बाद भी अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा है। हालांकि इजराइल को जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस जंग ने इजरायली अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल की विकास दर का लक्ष्य 5.2% था। 39 दिनों के युद्ध में विकास दर का अनुमान घटकर 3.8% पर आ गया है। इस युद्ध पर इजराइल अब तक 1,61,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह रकम इजराइल के कुल बजट का तकरीबन 10% है। यानी अपने सालाना बजट का 10वां हिस्सा इजराइल ने 39 दिनों में ही खर्च कर दिया। युद्ध के पक्ष में कभी कभार एक तर्क दिया जाता है, कहा जाता है कि युद्ध से लंबे वक्त तक शांति स्थापित हो जाती है। ईरान के युद्ध से इतना भी नहीं हासिल हुआ। ना तो स्थायी शांति का कोई मसौदा बना और ना ही भविष्य में टकराव की संभावना खत्म हुई। इतना जरूर हुआ कि करोड़ों इंसान बारूदी धमाकों की दहशत में जीने को मजबूर हो गए। हजारों परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। यही है युद्ध की असल परिभाषा। जंग से हुकूमतों के इरादे पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान को सिर्फ दर्द ही हासिल होता है। ये ना मित्रों, सीज फायर के बाद भी मिडिल ईस्ट पर जो हमले हो रहे हैं उसमें ट्रंप और उनके मित्र भले ही डर रहे हों, लेकिन बाजार बिल्कुल भी डरा नहीं। वो अब भी युद्ध विराम की खुशी मना रहा है। सीज फायर के सेंटीमेंट ने शेयर बाजार के सेंटीमेंट्स को बूस्ट किया। पिछले 39 दिनों से जो शेयर बाजार डूब रहा था वो युद्ध विराम की खबर आते ही तेजी से भागने लगा। शेयर बाजार को आज सीज फायर की संजीवनी मिल गई। इसके साथ साथ सोना चांदी भी आज भागने लगे। लंबे समय के बाद सोने चांदी ने आज फिर से तेजी के संकेत दिए। रुपए में भी आज मजबूती आई। युद्ध के असर से जो रुपया डॉलर के मुकाबले गिरते गिरते 95 के पार चला गया था, उसमें आज 47 पैसे की मजबूती आई। आज ये डॉलर की तुलना में 93 के नीचे आ गया। शेयर बाजार, सोना चांदी और रुपए में जहां मजबूती आई, वहीं कच्चे तेल की कीमत में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 15% गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको युद्ध विराम को लेकर सतर्क नहीं रहना चाहिए, खासतौर पर अगले 2 हफ्तों में, क्योंकि ये कोई स्थायी शांति नहीं है। सवाल ये भी है, कहीं बाजार की तेजी देखकर आप जाल में तो नहीं फंस रहे।
इससे पहले भी कई बार आम निवेशक बाजार के इस जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आज बाजार में हुआ क्या। मित्रों, युद्ध के दौरान 10% से ज्यादा गिरने वाले सेंसेक्स ने आज शानदार बढ़त बनाई। आज के कारोबार की बात करें तो सेंसेक्स 2946 पॉइंट यानी 4% की बढ़त के साथ 77,562 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 874 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 23,997 पर बंद हुआ। सभी सेक्टर के इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुए। युद्ध के दौरान सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट 19 मार्च को आई थी। उस दिन बाजार 2,497 पॉइंट गिरा था, लेकिन युद्ध विराम के बाद बढ़त उससे ज्यादा यानी 2,946 पॉइंट रही। डीएनए मित्रों, आज एक दिन के कारोबार में निवेशकों ने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। युद्ध के दौरान मार्च के महीने में निवेशकों को 51 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बढ़त के बाद आज की जोरदार तेजी से यह नुकसान घटकर अब 17 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यानी युद्ध से पहले की स्थिति तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। बाजार में तेजी का यह सिलसिला पूरी दुनिया में बना रहा। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, हर देश में शेयर बाजार ने 14 दिनों के युद्ध विराम का स्वागत किया। अमेरिका के डाउ जोन्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त रही, लेकिन पाकिस्तान के शेयर बाजार ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 14,138 पॉइंट यानी 9% से ज्यादा बढ़त के साथ 1,65,811 पर बंद हुआ। यह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वैसे युद्ध के दौरान पाकिस्तान के शेयर बाजार ने गिरावट का भी रिकॉर्ड बनाया था। 2 मार्च को पाकिस्तान के शेयर बाजार में 16,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई थी। मित्रों, युद्ध के कारण मंदी की आशंका के बीच दुनिया भर के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया भर के शेयर बाजार के निवेशकों को करीब $14 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। गौर से सुनिएगा, दुनिया भर के निवेशकों के $14 ट्रिलियन यानी लगभग 1300 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 1300 लाख करोड़। आज बाजार में एक दिन की रैली के कारण 250 लाख करोड़ की भरपाई हो गई है, लेकिन अभी निवेशकों का नुकसान पूरा होने में लंबा समय लगेगा। आज का दिन सोने चांदी के निवेशकों के लिए भी अच्छा रहा। इस बार युद्ध के दौरान सोने चांदी की चाल उल्टी रही। जो सोना युद्ध के दौरान हर बार बढ़ता था, वो इस बार गिरने लगा। युद्ध विराम का ऐलान होते ही सोने चांदी के बाजार में भी तेजी आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के भाव में लगभग यही ट्रेंड बना हुआ है। गोल्ड और सिल्वर ETF में भी आज तेजी का दिन रहा। गोल्ड ETF में आज 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। युद्ध शुरू होने के बाद सोने के दाम में 20% तक की गिरावट आई थी। ईरान युद्ध के पहले 4 हफ्तों में सोना जितना गिरा, उतना आज तक किसी युद्ध में नहीं गिरा था। डीएनए मित्रों, युद्ध विराम ने दुनिया भर के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। वो निवेशक चाहे शेयर बाजार के हों या सोने चांदी के, लेकिन इसके बावजूद अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। इसका सबसे पहला कारण यह है कि यह सिर्फ 2 हफ्ते का युद्ध विराम है, युद्ध की समाप्ति नहीं है। वो भी ऐसा युद्ध विराम जो शुरू होने के साथ ही टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमले अभी भी हो रहे हैं। मित्रों, तेल और गैस की कीमत पर युद्ध विराम के बाद भी दबाव बना रहेगा, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन हमले से जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, उन्हें पूरी तरह ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। आपको सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान करने वाले ट्रंप हैं वो ट्रंप जो पल पल में बदल जाते हैं। कभी सभ्यता मिटाने की धमकी देते हैं तो कुछ ही घंटों बाद युद्ध विराम का ऐलान कर देते हैं। युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह ट्रंप ने शेयर बाजार को अपने इशारों पर नचाया और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाया। निवेश से पहले सतर्कता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महंगाई की मार अभी बाकी है। युद्ध का असर उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कई महीने लगते हैं और अप्रैल से अक्टूबर के बीच महंगाई का खतरा सबसे ज्यादा है। फिलहाल बाजार की चाल 10 अप्रैल को होने वाली उस बातचीत पर टिकी हुई है जो इस्लामाबाद में होनी है। ये बातचीत अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच होगी। इस बातचीत का दुनिया भर के बाजार पर असर होगा। इस दौरान आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। हम ट्रैप की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले कुछ निवेशकों ने तेल की कीमतों में गिरावट पर लगभग $950 मिलियन यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए का दांव लगाया था। यह अब तक का सबसे बड़ा दांव था। सोचिए, जब तनाव बिल्कुल चरम पर था
ट्रंप ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, जब युद्ध का तेज होना तय माना जा रहा था, उस वक्त तेल की कीमत में गिरावट का दांव लगाया गया। क्या कोई इतनी बड़ी रकम तेल के दाम में गिरावट पर लगा सकता था, जबकि उस समय तेल की कीमत में तेज उछाल आना तय माना जा रहा था? मित्रों, यह तभी हो सकता है जब दांव लगाने वाले को यह पक्का पता हो कि ट्रंप युद्ध विराम का ऐलान करने वाले हैं। तेल पर यह दांव सफल भी रहा, क्योंकि आज के कारोबार में कच्चा तेल करीब 15% सस्ता हुआ। ईरान युद्ध के दौरान इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ट्रंप क्या घोषणा करने वाले हैं, इसका पता पहले ही कुछ लोगों को हो जाता है। यही वजह है कि हम बार बार ट्रंप के ट्रैप का जिक्र कर रहे हैं और आपको भी इस ट्रैप से सतर्क कर रहे हैं। ईरान वॉर में अमेरिका की ओर से तो सीजफायर हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच सीजफायर की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी बीजेपी की जगह चुनाव आयोग के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है। मित्रों, आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया। थोड़ी देर की मुलाकात हुई और इस दौरान बहस भी हो गई। मीटिंग रूम के अंदर ही बात इतनी बढ़ गई कि चुनाव आयुक्त ने टीएमसी सांसदों को बाहर निकलने के लिए कह दिया। माननीय सांसदों और सम्माननीय चुनाव आयुक्त के बीच विवाद दफा हो जाओ से दो टूक तक पहुंच गया। मित्रों, सोचिए ये कितनी गंभीर बात है। एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था जो देश भर में चुनाव कराती है और दूसरी राजनीतिक पार्टी जो उसी चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनाव लड़कर 15 सालों से सरकार चला रही है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पिछले 130 दिन में यह दूसरी बार है जब टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल और चुनाव आयोग में इस स्तर पर विवाद हुआ। इसलिए अब हम ईसी बनाम टीएमसी की इस लड़ाई के नए चरण का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि स्वतंत्र संस्थाएं लोकतंत्र की आत्माएं होती हैं। उनका सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन अपने देश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव कराने वाली संस्था का सम्मान नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसे ऐसे समझिए कि आज टीएमसी के 4 सांसदों की एक टीम चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंची। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन कर रहे थे। उनके साथ सागरिका घोष, मेनका गुरुस्वामी और साकेत गोखले थे। चारों ने मतदाता सूची से करीब 91 लाख वोटर के नाम कटने का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी की चिट्ठियों का जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया और फिर कहा कि चुनाव आयोग ने जिन जिन अधिकारियों का तबादला किया है वो बीजेपी के करीबी हैं। इसी बात पर बहस हो गई। करीब 7 मिनट तक ये सब कुछ चला। उसके बाद टीएमसी के नेता बाहर निकले और आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने उनका अपमान किया और भगा दिया। हम आपको सुनाते हैं टीएमसी नेता ने क्या कहा। चोर, यू आर अ क्रिमिनल। चोर, क्रिमिनल, अगर आप साबित कर सकते हैं तो साबित कीजिए। मैं आपको सबूत दूंगा कि आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने कहा गेट आउट। यह तृणमूल कांग्रेस का पक्ष था, लेकिन चुनाव आयोग का पक्ष इसके ठीक उल्टा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयुक्त को बोलने से रोका। बहस करते हुए उन्हें धमकी दी। किसी की बात सुनने के बजाय खुद बोलते जा रहे थे, इसलिए सिर्फ 7 मिनट में मीटिंग खत्म कर दी गई। डेरेक ओब्रायन ने दफा होने वाला जो आरोप लगाया, इस पर चुनाव आयोग ने टीएमसी को दो टूक जवाब दिया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा कि तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग को दो टूक जवाब यह है कि इस बार बंगाल में भय, हिंसा और प्रलोभन रहित चुनाव होंगे। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार और कर्तव्य सौंपा गया है। साल 1950 से चुनाव आयोग यही कार्य करता है। चुनाव आयोग का आकार और अधिकार दोनों बढ़ते गए। यही कारण है कि पिछले 75 साल में चुनाव आयोग के निर्देश पर 18 लोकसभा चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ हजारों उपचुनाव हुए हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग दलों की सैकड़ों सरकार बनी है। इसी चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव लड़कर तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, सांसद और विधायक रही हैं। ममता बनर्जी लगभग 42 साल से सक्रिय चुनावी राजनीति में है। इस बार फिर से वो चुनाव लड़ रही हैं। आज ही उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया। कालीघाट स्थित आवास से पैदल मार्च करते हुए गोपाल नगर में सरकारी सर्वे बिल्डिंग पहुंची और नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान टीएमसी के कई सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद थे। वहां भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटे गए। हम आपको सुनाते हैं ममता ने क्या कहा। मैं दुखी हूँ क्योंकि अनगिनत लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। 1.2 करोड़ वोटर्स में से केवल 32 लाख नाम ही रखे गए हैं।
ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया था। पहले चरण में 58 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। वैध मतदाताओं को सूची से बाहर करना गंभीर मुद्दा है। मित्रों, कोलकाता में जो बात ममता बनर्जी संकेतों में कह रही थी, वही बात उनके प्रतिनिधि दिल्ली में खुलकर बोल रहे थे। निशाने पर चुनाव आयोग ही है। इससे पहले टीएमसी के नेता कई बार कह चुके हैं कि उन्हें चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। मित्रों, सोचिए, टीएमसी को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। वो चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, देश भर में चुनाव कराता है, पश्चिम बंगाल में वही चुनाव करा रहा है, लेकिन टीएमसी के नेता उसी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है और टीएमसी के पास इसका पुख्ता सबूत है, तो वो तू मैं वाली राजनीति करने के बजाय संवैधानिक रास्ता अपना सकती है। 12 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आए थे, लेकिन दोनों सदनों में प्रस्ताव खारिज हो गया। खारिज इसलिए हुआ क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे उसके साक्ष्य नहीं थे। मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी या फिर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हों। 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तब उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया था। फिर भी टीएमसी चुनाव में शामिल हुई और 292 में से 213 यानी 73% सीट अकेले जीतकर सत्ता में आ गई। 5 साल बाद फिर चुनाव आया है तो फिर से टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के साथ सियासी दल की तरह झगड़ रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र तो ये कहता है कि टीएमसी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट के नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलती, उनसे लड़ती, लेकिन वो अंपायर यानी चुनाव आयोग के साथ ही लड़ रही है। वैसे चुनाव आयोग कोई पहली संवैधानिक संस्था नहीं है जिस पर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी ने सवाल उठाया हो। ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह लगा चुकी हैं। 2019 में सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर के जांच के लिए पहुंची तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं। 2021 में बीएसएफ और सीआरपीएफ पर सवाल उठाया तो दोनों पर केस करने की धमकी दे दी। सोचिए, जो सुरक्षा बल देश की हिफाजत कर रहे हैं उनसे भी ममता बनर्जी लड़ती रहीं। इसी साल जनवरी में जब ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी करने गई तो मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच गई और दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वापस दिलाए। ममता बनर्जी ने अदालत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इंसाफ पिछले दरवाजे से हो रहा है। फरवरी 2026 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वालों में भी टीएमसी शामिल थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे सीवी आनंद बोस और जगदीप धनखड़ से टीएमसी का टकराव होता रहा।